नमस्कार दोस्तों, सहस्त्र एजुकेशन प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम गुप्त साम्राज्य से पूछे गए प्रश्नों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, गुप्त वंश ने किस अवधि में शासन किया? ऑप्शन ए 319 से 500 ईस्वी, ऑप्शन बी 319 से 324 ईस्वी, ऑप्शन सी 325 से 375 ईस्वी, ऑप्शन डी 566 से 597 ईस्वी। तो ऑप्शन के आधार पर देखिए तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए 319 से 500 ईस्वी। हालांकि इससे पहले जो है 240 ईस्वी में ही श्रीगुप्त द्वारा गुप्त वंश की स्थापना कर दिया गया था, परंतु 319 ईस्वी जो कि चंद्रगुप्त प्रथम का शासनकाल प्रारंभ होता है, यहाँ से जो है गुप्त वंश का उत्थान प्रारंभ हुआ। इस कारण जो है 319 ईस्वी से हम मान सकते हैं गुप्त वंश की स्थापना हुई। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन गुप्त वंश का संस्थापक था? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी श्रीगुप्त, ऑप्शन डी स्कंदगुप्त। तो यहाँ जो है गुप्त वंश के संस्थापक हो जाएंगे श्रीगुप्त। तो श्रीगुप्त के द्वारा 240 में ईस्वी में गुप्त वंश की स्थापना किया गया। इनके संबंध में और क्या पूछा जा सकता है? इनकी जानकारी जो है प्रभावती गुप्त के पुनाभिलेख से प्राप्त होता है। इनका नाम जो है आदिराज नाम प्राप्त हुआ है पुनः अभिलेख में, और इन्हें गुप्त वंश का पहले शासक बताया गया है, और इन्होंने जो है उपाधि में महाराज की उपाधि धारण की थी। तो इतने जो है श्रीगुप्त से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आगे प्रश्न देखने से पहले हम गुप्त साम्राज्य के राजाओं का कालक्रम देख लेते हैं। तो गुप्त वंश के पहले शासक थे श्रीगुप्त, उसके बाद घटोत्कच शासक बने, उनके बाद फिर चंद्रगुप्त प्रथम 319 से 335 ईस्वी तक के, इन्हें जो है गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। फिर इनके पुत्र समुद्रगुप्त शासक बने, फिर समुद्रगुप्त के दो पुत्र हुए, एक रामगुप्त और दूसरा चंद्रगुप्त द्वितीय। तो सबसे पहले रामगुप्त कुछ समय के लिए शासक बनते हैं, उसके बाद जो है चंद्रगुप्त द्वितीय शासक बने, फिर चंद्रगुप्त द्वितीय के पुत्र कुमारगुप्त, फिर कुमारगुप्त के पुत्र स्कंदगुप्त शासक बने। तो ये 8 जो है गुप्त वंश के से शक्तिशाली शासक हैं। इनके बाद के शासक जो है कमजोर हो गए, पर इनमें जो है कुछ शासकों के नाम में उपगुप्त, भानुगुप्त का नाम आता है, पर और अंतिम शासक थे विष्णुगुप्त। आपको ये 8 शासकों के नाम याद रखना है और इनका क्रम भी याद रखना है कि पहले कौन, दूसरे कौन, तीसरे कौन, ऐसे करके, इससे प्रश्न डायरेक्ट पूछे जाते हैं। तो चलिए अब प्रश्न देखते हैं। गुप्त संवत की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन बी श्रीगुप्त, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन डी घटोत्कच। तो गुप्त संवत के प्रारंभ जो है चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा किया गया। चंद्रगुप्त प्रथम जो है अपने राज्याभिषेक के अवसर पर जो हुआ था 319 ईस्वी में गुप्त संवत की स्थापना करते हैं। 319 ईस्वी से गुप्त संवत का प्रारंभ माना जाता है। इनके संबंध में और तथ्य के रूप में देखें तो इनका विवाह जो है लिच्छवीगढ़ राज्य की राजकुमारी कुमार देवी से हुआ था। कुमार देवी के साथ इनका विवाह हुआ था। इसी कारण जो है वैशाली इन्हें प्राप्त हुआ था वैवाहिक संबंध के कारण। और इन्होंने चांदी के सिक्के चलाए थे, चांदी के सिक्के। तो इतना तो चंद्रगुप्त प्रथम के संबंध में प्रश्न बन सकते हैं, तो इसे याद रखना है। और एक और कि इनके द्वारा सबसे पहले महाराजा धीराज की उपाधि धारण किया गया था, महाराजा धीराज। इससे पहले के शासकों द्वारा महाराज की उपाधि धारण किया गया था श्रीगुप्त और घटोत्कच के द्वारा। इन्हें गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक ही माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं आप। प्रयाग प्रशस्ति में निम्नलिखित में से किस गुप्त सम्राट की उपलब्धियों को उत्कीर्णित किया गया है? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन डी स्कंदगुप्त। तो इसका आंसर सबको पता होगा। प्रयाग प्रशस्ति के जो है समुद्रगुप्त के विजय अभियानों की जानकारी प्राप्त होती है। अब इससे संबंधित और क्या प्रश्न बन सकते हैं? तो प्रयाग प्रशस्ति की रचना जो है हरिश्चंद्र द्वारा किया गया है, जो समुद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी कवि थे। इसमें जो है समुद्रगुप्त के विजय अभियानों का वर्णन किया गया है। और समुद्रगुप्त के संबंध में आगे प्रश्न देखते हैं, उसके आधार पर देखेंगे। समुद्रगुप्त द्वारा पराजित दक्षिण पथ अथवा दक्षिण भारत के कितने शासकों का उल्लेख प्रयाग प्रशस्ति में है? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 15। तो प्रयाग प्रशस्ति में दक्षिण भारत के 12 शासकों का उल्लेख है जिन्हें समुद्रगुप्त द्वारा पराजित किया गया है। पराजित करने के पश्चात उन शासकों को जो है मोक्ष अनुग्रह नीति के अधीन जो है गुप्त साम्राज्य में शामिल न करके मोक्ष अनुग्रह नीति के तहत उन्हें अपने अधीन किया। इसके अलावा जो है उत्तर भारत के 8 राज्यों में आक्रमण कर
वहां जीतकर उन्हें अपने साम्राज्य में मिला लिया था। चलिए आगे देखते हैं। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन सी अशोक महान, ऑप्शन डी समुद्रगुप्त। तो भारत का नेपोलियन जो है समुद्रगुप्त कहा जाता है। और इन्हें भारत का नेपोलियन किसने कहा है? इतिहासकार विसेंट स्मिथ ने अपनी रचना अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में समुद्रगुप्त की नीति एवं वीरता से प्रभावित होकर उन्होंने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था। समुद्रगुप्त के संबंध में और जान लेते हैं। समुद्रगुप्त जो है 335 एडी में शासक बने। इन्होंने उपाधि धारण की थी पराक्रमक अश्वमेघकर्ता, क्योंकि इन्होंने अश्वमेघ यज्ञ किया था। तो अश्वमेघकर्ता, परम भागवत तथा कविराज, ये 4 उपाधियां जो है समुद्रगुप्त द्वारा धारण किया गया था। इनके सिक्कों में वीणा वादन करते हुए इनका चित्र अंकित किया गया है। इससे इनके संगीत प्रेमी होने का जानकारी प्राप्त होता है। चलिए अब अगला प्रश्न के संबंध में देखते हैं। निम्नलिखित में से किस गुप्त सम्राट ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन डी स्कंदगुप्त। तो विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाले शासक थे चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा और भी बहुत सारी उपाधि धारण किए गए थे, जैसे है विक्रमादित्य इनकी उपाधि हो गया, देवगुप्त, देवराज, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, परम भागवत, गडारी, शकारी। तो शकारी के उपाधि जो है शक शासकों को पराजित करने के बाद धारण किए थे। तो इतने सब जो है चंद्रगुप्त द्वितीय की उपाधियां हैं। इनमें शकारी महत्वपूर्ण है, परम भागवत, विक्रमादित्य, देवगुप्त, ये सब महत्वपूर्ण उपाधि है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। शक विजेता किसे माना जाता है? तो अभी देखे हैं कि शकों को पराजित करके चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो है शकारी की उपाधि धारण किए। तो इस प्रश्न सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रसिद्ध नाटककार और कवि कालिदास किसके राज दरबार के नवरत्न में से एक थे? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ऑप्शन डी कुमारगुप्त प्रथम। तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से जिन्हें जानते हैं, उनके दरबार में जो है नवरत्न थे, जो 9 प्रसिद्ध विद्वानों की एक सभा थी जिन्हें नवरत्न कहा गया। तो वे जो है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय थे, इनमें से एक कालिदास भी थे। तो आइए देख लेते हैं चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में कौन कौन नवरत्न थे। तो नवरत्नों में जो है पहले थे कालिदास, ये जो है सबसे प्रमुख रत्न एवं महान कवि थे। उसके बाद दूसरे हैं धन्वंतरी, ये महान चिकित्सक थे। फिर वराहमिहिर, ये खगोल विज्ञानी थे और गणितज्ञ थे। अमरसिंह जो है कोशकार थे, अर्थात डिक्शनरी निर्माता थे, ये शब्दकोश निर्माता। फिर थे शंकु, ये जो है वास्तुकार थे। छपड़क, ये जो है रत्नफलित ज्योतिष थे। छपड़क जो है ज्योतिष से। वरुचि जो है संस्कृत व्याकरणाचार्य थे, संस्कृत के व्याकरणाचार्य। फिर थे वेताल भट्ट, ये जो है जादूगर थे, वेताल भट्ट। उसके बाद 9वें थे घटपाणक, ये जो है कूटनीतिज्ञ थे। तो वे सभी जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में शामिल थे। अगला प्रश्न देख लेते हैं। धन्वंतरी निम्नलिखित में से किसके कारण प्रसिद्ध थे? गणितज्ञ होने के कारण, ऑप्शन बी आयुर्वेद के विद्वान एवं चिकित्सक होने के कारण, ऑप्शन सी ज्योतिष का प्रसिद्ध होने के कारण, ऑप्शन डी प्रसिद्ध राजनीतिक होने के कारण। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। धन्वंतरी जो है आयुर्वेद के विद्वान और चिकित्सक थे। इन्हीं के नाम पे छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर का प्रारंभ किया गया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा का एक नाम देवगुप्त था? ऑप्शन ए समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन सी कुमारगुप्त, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देवगुप्त के नाम से किन्हें जानते हैं? तो चंद्रगुप्त द्वितीय को ही देवगुप्त के नाम से जानते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय के संबंध में अगर और जानकारी देखें तो चलिए देखते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय जो है 380 एडी में शासक बनते हैं। इनके काल को जो है गुप्त साम्राज्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। इनके समय जो है साहित्य, सभी धर्म और विज्ञान जो है चरम उत्कर्ष पर था इनका, इस कारण इन्हें काल को जो है स्वर्ण काल कहा जाता है। इन्होंने 2 राजधानियां बनाई। एक पाटलिपुत्र तो पहले से ही राजधानी था, पाटलिपुत्र एक राजधानी, और दूसरा राजधानी जो है उज्जैन था। तो इनके समय 2 राजधानी। इन्होंने वैवाहिक संबंधों के माध्यम से जो है अपने साम्राज्य को सुदृढ़ किया। तो इनका वैवाहिक संबंध किनके साथ था? तो इन्होंने अपनी पुत्री
प्रभावती गुप्त का विवाह जो है वाकटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय के साथ कराते हैं। रुद्रसेन द्वितीय के साथ विवाह कराते थे, जो ब्राह्मण जाति के थे। और इनके दरबार में जो है कौन आए थे? चीनी यात्री फाहियान आए थे। तो इनके दरबार में चीनी यात्री फाहियान जो है भारत आए थे। तो इतना जो है आप लोग को चंद्रगुप्त द्वितीय के संबंध में याद रखना है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से किस गुप्त राजा ने महेंद्र आदित्य की उपाधि ग्रहण की थी? तो महेंद्र आदित्य की उपाधि किसने ग्रहण की है? तो महेंद्र आदित्य की उपाधि चंद्रगुप्त प्रथम ने नहीं किया है, स्कंदगुप्त नहीं किया है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने भी नहीं किया है। तो कुमारगुप्त जो है महेंद्र आदित्य की उपाधि धारण करते हैं। कुमारगुप्त के समय आपको याद रखना है, इनके द्वारा जो है नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किया गया था। नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण कुमारगुप्त के द्वारा कराया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। नालंदा कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी बिहार। तो नालंदा कहाँ स्थित है? नालंदा जो है बिहार में स्थित है, जहाँ कुमारगुप्त द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किए गए, जिसे ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान कहा जाता है। ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान। अगला देखते हैं। किसके शासनकाल में हुंडों ने भारत पर हमला किया था? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन डी स्कंदगुप्त। तो हुंडों का आक्रमण जो है स्कंदगुप्त के शासन में हुआ था, जिसमें जो है स्कंदगुप्त जो है प्रारंभ में उन्हें पराजित करके हुंडों के आक्रमण से जो है गुप्त साम्राज्य को बचाते हैं। स्कंदगुप्त के संबंध में और जानकारी याद रखना है आपको। इनकी उपाधि जो है क्रमादित्य की उपाधि था। क्रमादित्य की उपाधि इन्होंने जो है सुदर्शनशील का जीर्णोद्धार किलाया था। सुदर्शनशील का जीर्णोद्धार कराया था। इनके द्वारा जो है मिलावटी सिक्के चलाए गए थे। मिलावटी सिक्के, हाँ। और सिक्के से आपको याद रखना है सर्वाधिक स्वर्ण सिक्के जो है गुप्त काल में चले हैं। सर्वाधिक स्वर्ण सिक्के गुप्त काल में चले हैं। और सबसे ज्यादा शुद्ध सिक्के जो है कुषाण काल में चले हैं। तो इतना आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है। स्कंदगुप्त ने निम्न में से किस विदेशी जाति को पराजित किया था? अभी देखे हैं कि स्कंदगुप्त ने जो है हुंडों को पराजित करके गुप्त साम्राज्य को हुंडों के आक्रमण से बचाया था। अगला प्रश्न है। देवी चंद्रगुप्तम नाटक के लेखक का नाम है? ऑप्शन ए कालिदास, ऑप्शन बी शूद्रक, ऑप्शन सी हरिशरण, ऑप्शन डी विशाखदत्त। तो देवी चंद्रगुप्तम जो है किनकी रचना है? देवी चंद्रगुप्तम जो है विशाखदत्त की रचना है। इनके द्वारा दो रचना किया गया है, एक ये देवी चंद्रगुप्तम हो गया और दूसरा जो है मुद्रा राक्षस। देवी चंद्रगुप्तम से गुप्त साम्राज्य की जानकारी प्राप्त होता है और मुद्रा राक्षस जी से जो है मौर्य साम्राज्य की जानकारी प्राप्त होता है। चलिए अब आगे हम लोग रचनाकारों का देख लेते हैं नाम और कौन सी रचना किया गया है। तो सबसे पहले है कालिदास। तो कालिदास जो है अभिज्ञान शकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम और विक्रम उर्वश्यम, ये तीन रचना महत्वपूर्ण है कालिदास के। इनमें से जो अभिज्ञान शकुंतलम है ये जो है ऐसे ग्रंथ है जिसकी पहली बार जो है यूरोपीय भाषा में, पहला ग्रंथ है जिसका यूरोपीय भाषा में अनुवाद हुआ था, अर्थात इंग्लिश में अनुवाद हुआ था कह सकते हैं। फिर इसके बाद जो है भगवत गीता का अनुवाद जो है, भगवत गीता दूसरा है जिसका यूरोपीय भाषा में अनुवाद हुआ था। तो ये आपको कालिदास की तीन रचना को याद रखना है नाम। उसके बाद है विशाखदत्त। अभी बताया विशाखदत्त की दो रचना, एक मुद्रा राक्षस और दूसरा है देवी चंद्रगुप्तम। मुद्रा राक्षस, देवी चंद्रगुप्तम, विशाखदत्त से याद रखना है। फिर है शूद्रक। इस शूद्रक की रचना है मृच्छकटिकम, तो इसको भी याद रखना है, मृच्छकटिकम शूद्रक। फिर भास की दो रचना चारुदत्तम और स्वप्न वासवदत्तम, ये जो है भास की रचना है। ये सभी जो है गुप्तकालीन कवि हैं। साहित्य के विकास और विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास तथा धर्म के विकास के कारण भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है गुप्त काल को। और अन्य रचना देख लेते हैं। तो इनमें है रचना न्याय अवतार। ये रचना जो है सिद्धसेन द्वारा किया गया था, जो जैन ग्रंथ, ये न्याय अवतार जो है जैन ग्रंथ है और ये जैन भिक्षु थे सिद्धसेन, इनके द्वारा जो है न्याय अवतार की रचना किया गया। फिर एक महत्वपूर्ण रचना है पंचतंत्र, विष्णु शर्मा का जो है पंचतंत्र, ये भी गुप्तकालीन ग्रंथ है। फिर विशुद्धि मग्ग, ये जो है बुद्ध घोष द्वारा लिखा गया था, बुद्ध घोष द्वारा सुधि मग्ग, ये दोनों जो है बौद्ध ग्रंथ हैं। अभिधर्म कोश, ये जो है वसुबंध द्वारा लिखा गया था, तो ये दोनों बुद्ध है, ये जो है जैन ग्रंथ है। तो यहाँ जो है धार्मिक सहिष्णुता भी था। गुप्त काल में सभी धर्मों को जो है महत्व दिया गया और जो गुप्तकालीन शासक थे वे स्वयं जो है भागवत धर्म का पालन करते थे और इनके समय जो है भागवत धर्म जो है अपने
चरमोत्कर्ष पर था। आगे देख लेते हैं अमरकोश किसकी रचना है। ऑप्शन ए ब्रह्मगुप्त, ऑप्शन बी छपड़क, ऑप्शन सी वराहमिहिर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो अमरकोश किसकी रचना है, तो इस आधार पर ऑप्शन डी सही उत्तर होगा, क्योंकि अमरकोश जो है अमर सिंह की रचना है। अमर सिंह जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय के जो है 9 रत्नों में से एक थे। अब हम गुप्तकालीन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विकास को देख लेते हैं। तो आर्यभट्ट इनकी रचना है। आर्यभट्टियम, आर्य अष्टशतक, 10 गीतिक, ये 3 जो है आर्यभट्ट के प्रमुख रचना है। और इनके द्वारा 2 महत्वपूर्ण सिद्धांत दिए गए, एक शून्य का सिद्धांत और दूसरा जो है दशमलव का सिद्धांत। इतना जो आर्यभट्ट के संबंध में आपको याद रखना है। फिर है वराहमिहिर की प्रमुख रचना में पंच सिद्धांतिका, वृहत संहिता, वृहजातक और योगमाया, ये 4 महत्वपूर्ण रचना है। ये जो है गणितज्ञ और ज्योतिष दोनों थे। फिर आते हैं ब्रह्मगुप्त जो है इनकी रचना है ब्रह्मफुट सिद्धांत और ध्यान ग्रह, ये जो है 2 महत्वपूर्ण रचना ब्रह्मगुप्त के हैं, इन सबको याद रखना है। चलिए इनसे संबंधित प्रश्न पूछे गए उन्हें देख लेते हैं। वराहमिहिर द्वारा रचित वृहत संहिता का संबंध किस विषय से है। ऑप्शन ए ज्योतिष, ऑप्शन सी अर्थशास्त्र, ऑप्शन डी औषधि, ऑप्शन डी व्याकरण। तो वृहत संहिता जो है ज्योतिष के ऊपर लिखा गया ग्रंथ है, ज्योतिष के ऊपर, या फिर बोल सकते हैं इसे खगोल शास्त्र के ऊपर लिखा गया ग्रंथ है। कौन सा, वृहत संहिता। अगला प्रश्न है गणितज्ञ जिन्होंने शून्य का सिद्धांत दिया है, तो शून्य का सिद्धांत किसने दिया है, भी देखे हैं आर्यभट्ट द्वारा शून्य का सिद्धांत दिया गया। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आर्यभट्ट। तो इस प्रकार से प्रश्न बनते हैं। तो यहाँ जो स्लाइड दिए गए हैं उन्हें आप स्क्रीनशॉट करके रख लें, ये आपके एग्जाम के लिए यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना है। तो आज की वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं। धन्यवाद।